हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो, गुड हमारी मॉर्निंग मैम। हमारी आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। जी हाँ। ओके, स्लाइड शो हो रही है ना? यस मैम। क्या दिखाई दे रहा है? हिंदी भाषा का विकास। ओके, चलिए आज हम लोग भाषा, हिंदी भाषा का विकास, तो हमारे लगभग 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। तो थोड़ा सा रिवीजन हम लोग लेना चाहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता उस समय में आप लोग थे, शुरू से थे आप लोग या नहीं। तो हम लोग फिर से एक बार इन तासिकाओं में रिवीजन लेना चाहेंगे, और फिर आपके दिल दिमाग तक जब तक ये भाषा नहीं आती है तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फिर से एक बार हम अपने फर्स्ट इकाई जो है भाषा का स्वरूप एवं महत्व, उसकी ओर चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भाषा आज मनुष्य के जीवन का अति आवश्यक अंग बन गई है, परंतु अति परिचय के कारण हम उसके स्वरूप को तथा उसके महत्व को समझ ही नहीं पाते हैं। नागरिक सभ्यता के विकास में अथवा मानव जीवन के विकास में भाषा का असाधारण महत्व रहता है। मनुष्य प्राणी, जैसे हम आपको बता चुके हैं पहले भी कि मनुष्य प्राणी और मनुष्योत्तर प्राणियों में भिन्नता का लक्षण भाषा होता है। अब ये जो मनुष्य प्राणी है और मनुष्योत्तर प्राणी है, तो क्या मनुष्य प्राणी और मनुष्योत्तर प्राणियों के अंतर को आप जानते हो? हेलो, मनुष्य प्राणी और मनुष्योत्तर प्राणियों के अंतर को क्या आप जानते हो? नो मैम। नहीं। देखिए, मनुष्य प्राणी वह होता है जिसे वाणी का वरदान मिला है, और मनुष्योत्तर प्राणी वह होता है जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, भैंस है, गाय है, घोड़ा है ना। तो ये दैट्स कॉल्ड मनुष्योत्तर प्राणी। इन लोगों के पास भाषा नहीं होती, लेकिन यह लोग अपनी भाषा को समझ सकते, जैसे कुत्ता है ना। यदि आपके घर में कुत्ता होता है या गाय होती है तो वह अपने प्यार को समझ पाती है, अपनी जज्बातों को समझ पाते, भले ही उनको वाणी न मिले लेकिन वह अपनी बातों को समझ सकती है। जिस कारण हम यह भी कह सकते हैं कि भाषा आज मनुष्य के जीवन का अति आवश्यक अंग बन गई है, परंतु अति परिचय के कारण हम उसका स्वरूप तथा महत्व समझ नहीं पाते हैं। नागरिक सभ्यता के विकास में, मतलब नागरिक सभ्यता जैसे हुई, अब कैसे हुई नागरिक सभ्यता? देखिएगा कि जैसे हम लोग बता सकते हैं आपको कि पहले हम लोग बंदर के रूप में थे, फिर धीरे धीरे करते करते हमारी जो स्थिति है वह अब तक पहुंच चुकी। कैसे? क्योंकि हम लोग 4 पैरों पर चलने वाले थे, अब हम लोग 2 पैरों पर चलते हैं। उस समय में केवल इशारों के माध्यम से बात किया करते थे, अब हम लोग बात कर रहे हैं अपनी वाणी को अपने माध्यम से पहुंचाने का, जो चीज जैसे चाहे वैसे लेने का आज का अपना प्रयास होता है ना। लेकिन उस समय में वैसा नहीं था। तो नागरिक सभ्यता का जैसे विकास हुआ, ठीक वैसे ही मानव जीवन के विकास में भाषा का भी महत्व प्राप्त हुआ। तो मनुष्य प्राणी और मनुष्योत्तर प्राणियों में भिन्नता का जो लक्षण पाया गया वह केवल भाषा ही रहा। और मानव की जो अनेक क्षेत्रों में प्रगति हुई है ना, मानव ने फिर क्या किया कि अनेकानेक क्षेत्रों में प्रगति की, अपनी खुद की प्रगति की और साथ में पूरे समाज की प्रगति की। तो इस प्रगति के पीछे केवल भाषा का ही हाथ है। मतलब यदि हम मानते हैं कि मनुष्य की प्रगति हुई, तो निश्चित ही तौर पर भाषा के कारण ही उनमें प्रगति हुई। यदि भाषा न होती उस मनुष्य के पास, तो शायद ही मनुष्य का विकास, मनुष्य की प्रगति उस तरीके से नहीं होती जैसे आज हुई है, क्योंकि वह अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की शैली उसमें नहीं थी। लेकिन एक क्षण यदि हम विचार करके देखें कि यदि भाषा न होती तो हम क्या होते, मतलब देखिएगा कि जब भाषा के साथ हम अपने जीवन को रखते हैं, देखते हैं, तो क्या हमें प्राप्त होते हैं कि भाषा ही यदि न होती तो आज हमारी स्थिति कैसे होती। निश्चित ही तौर पर हमारी जो स्थिति है वह स्थिति एक, हम यूं कह सकते हैं कि बाइबल की मीनार वाली कथा की तरह होते है ना। तो मनुष्य बुद्धिमान प्राणी होने के कारण हम इस जटिलता से पूरी तरह सुरक्षित रह गए, और आज गतिमान तथा वैज्ञानिक युग में भी भाषा की आवश्यकता स्पष्ट हो गई।
हमने आपको कहा था उस समय में भी कि वर्तमान जगत की मनुष्य जाति को विभाजित करने वाली 5 मुख्य बातें हैं, जैसे जाति है, धर्म है, संस्कृति है, राष्ट्रीयता है और अपनी भाषा है। तो जो स्थान जाति, वंश, धर्म, संस्कृति, राष्ट्रीयता का होता है ना, ठीक वही स्थान अपनी भाषा का भी होता है। इन 5 बातों में भाषा या जो शब्द हैं यह अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि जाति, धर्म, संस्कृति, राष्ट्रीयता इन सभी के मूल में भाषा रहती है। जैसे यदि हम किसी के धर्म की बात करते हैं तो मानते हुए चलिएगा कि यदि हमारा हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म से संबंधित रहने वाली जो भाषा होगी वह अपने अनुसार होगी। यदि हम मानते हैं कि पारसी है या मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म की भाषा उर्दू से मिश्रित होगी। तो तय है कि जैसे धर्म होता है वैसे ही उसकी जाति, फिर उसकी संस्कृति उस हिसाब से चलती जाती है। जहाँ पर हम हिंदू धर्म के लोगों की बात कहते हैं तो हिंदू धर्म की संस्कृति दीपावली को मनाने की है और मुस्लिम धर्म की ईद को मनाने की। तो जब इस संस्कृति को देखते हैं तो राष्ट्रीयता पनपने लगती है। तो जाति, धर्म, संस्कृति और राष्ट्रीयता इनके मूल में भाषा ही अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। यहाँ तक समझ में आया आपको? यस मैम। क्लियर हो रहा है? जी हाँ मैम। मैम। आप लोग पहले से लेक्चर में थे, मतलब जब हमारी ये इकाई हुई थी तब थे आप लोग? हाँ मैम। ओके। हाँ देखिएगा कि जब हमने पहले लेक्चर को बताया था भाषा का महत्व, भाषा का स्वरूप, भाषा की विशेषताएं, इन पर जब हम लोगों ने नजर डाली थी, अब हम लोग थोड़ा सा रिकैप में जाना चाहेंगे, थोड़ा रिवीजन भी आप लोगों का लेना चाहेंगे कि आपने क्या क्या उसमें पाया हुआ है। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में यह आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भाषा शब्द की जो उत्पत्ति है किस भाषा शब्द धातु से बनी है, याद आ रहा आपको? भाषा धातु से मैम। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और भाष्य शब्द का अर्थ होता है विचार करना, विचार व्यक्त करना, या भाष्य अर्थ होता है बोलना, मतलब उच्चारण करना या बोलना, इस रूप में। अब जब उच्चारित रूपी भाषा का सहज तथा स्वाभाविक रूप होता है तो भाषा वक्ता और श्रोता दोनों कार्य करती है। अब आप हमें बताइएगा कि यहाँ पर वक्ता कौन है और श्रोता कौन है? वक्ता की भूमिका कौन निभा रहा है और श्रोता की भूमिका कौन निभा रहा है? मैम वक्ता वो जो बोलने वाला वेरी और गुड, श्रोता वो सुनने वाला। सुनने वाला। वेरी गुड। यदि वक्ता और श्रोता एक ही भाषा समुदाय से संबंधित होता है तथा एक दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं तो वह एक भाषा भाषी माने जाएंगे। और इस भाषा में मौखिक ध्वनि चिन्ह भी उपस्थित होते हैं। भाषा में ध्वनियों के माध्यम से शब्दों का निर्माण किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, भाषा में ध्वनियों के माध्यम से शब्दों का निर्माण किया जाता है, इनसे ही भाषा विकास क्रम आगे बढ़ता है। स्वर तथा व्यंजनों के माध्यम से भाषा की रचना होती है और उसी भाषा में बोलने के साथ साथ हम विचार भी क्या करते हैं, और इसी कारण भाषा एक यादृच्छिक व्यवस्था कहलाती है। परंतु भाषा बोलते समय ध्वनियों का सार्थक क्रम आना चाहिए। अब आप हमें यह बताइएगा कि ध्वनियों के सार्थक क्रम से आप क्या तात्पर्य लेते हो? क्या आपको कोई हमने उदाहरण बताया था सार्थक क्रम का? और बताया था तो कौन सा एग्जाम्पल आपको बताया था? याद कीजिएगा, आप थोड़ा सा रिवीजन में चले जाएंगे। वैशाली शायद कुछ कहना चाहती है आप? सुबह सार्थक का उदाहरण है मैडम।
हाँ, वेरी गुड। तो सार्थक शब्द कौन सा बताया था बेटा, याद आ रहा आपको? एक सार्थक शब्द बताया था और उसी के अपोजिट एक निरर्थक शब्द उसी का बनाया था। और सार्थक शब्द को भी दो अर्थों में हमने बांटा था, याद आ रहा आपको? दीपाली, उजाला, अरे सो गए क्या? नहीं मैम। हाँ हाँ हाँ, नहीं, हमें लगा कि थोड़े नींद में लग रहे थे तो क्या सो गए। और ध्यान में रखिएगा कि हमारी 9:15 भी तासिका है ना, यात्रा साहित्य की तासिका होगी आज, इंट्रोडक्टरी सेशन है हमारा, जी मैम। पता है ना? चलिए हम सार्थक ध्वनियों की बात करते हैं। तो हमने आपको सागर इस शब्द के एग्जाम्पल को बताया था, याद आ रहा है? सागर शब्द बताया था। सागर शब्द से आप लोग तात्पर्य लेते हैं कि सागर यानी स धन आ धन ग धन र और यह बराबर तैयार होता है शब्द सागर। अगर इन्हीं ध्वनि चिन्हों को हम ग धन सा धन र मतलब ग सा र या र ग सा गरसा या रगसा के रूप में लेते हैं तो वह जो ध्वनियां है वह ध्वनियां निश्चित ही तौर पर निरर्थक ध्वनियां कहलाएगी। तय है कि यहाँ पर सागर ये जो शब्द है, सागर शब्द दो अर्थों में लिया जा सकता है। सागर खाना खा रहा है, सागर कॉलेज नहीं जाएगा, सागर अत्यंत मनोरम है। तो पहले वाक्य में सागर ये जो है यह व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है, व्यक्ति परक रूप में दिखाई देता है। तो दूसरे वाक्य में सागर ये समंदर के रूप में दिखाई देता है। मतलब तय है कि यहाँ पर जब सार्थक शब्द लिया जाता है तो सार्थक ध्वनियों की बात चल रही है, और निरर्थकता की बात यदि हम उनमें विपर्य का भाव जोड़ देते हैं, उल्टे क्रम से लेते हैं, तो वह जो ध्वनियां है हमें वह सार्थकता के रूप में प्राप्त नहीं हो सकते। अब देखिएगा कि जब हम यूं कहते हैं कि जब ध्वनियों के माध्यम से ही बात कर सकता है तो ऐसा नहीं है, लेकिन मनुष्य बिना बोले भी कभी कभी अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकता है, अपने मंतव्य को दूसरे पर संप्रेषित कर सकता है। जैसे हमने आपको उस समय में भी बताया था कि अपराध करने के कारण बड़ों के सामने सिर झुकाए खड़े रहना, चौराहे पर पुलिस सिपाही का हाथों से संकेत करना, घूरती हुई आंखों से अपना पुत्री की ओर देखना, शिक्षक का मेज पर हाथ पटकना, गार्ड का हरी झंडी दिखाना, और इसे ही इशारों वाली भाषा कहा जाता है, इसे ही चिन्ह भाषा कहा जाता है। परंतु मनुष्य ने आज अपनी भाषा में आधुनिकता का निर्माण किया और मानवता के रूप में मानवेतर प्राणियों में यह बात हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि आज मनुष्य के पास भाषा होने के कारण वो उपस्थित खतरों को, संकेतों को भाषा के द्वारा व्यक्त करता है। और जब मनुष्य अपने खतरों को, अपने संकटों को, अपनी समस्याओं को भी व्यक्त करता है तो उसे ही हम व्यक्त वाक कहते हैं, है ना। और मानवेतर प्राणी जैसे हमारी चिड़िया होती है ना, हमने आपको बताया था कि जब वो चिड़िया, आप आंगन में कुछ डाल देते हो, कुछ धान को आप धूप के लिए डाल देते हो, तब उस समय में वो जो चिड़िया नीचे से एक एक दाना चुगती है और ऊपर जाकर बैठती है, और तब जब वो खतरे का आभास पाती है तो वो जमीन से उठकर पेड़ पर जा बैठती है और च्यू च्यू की ध्वनियों के जरिए वह जोर जोर से अन्य पक्षियों को सूचित भी करती रहती है। अब देखिएगा कि जब वो अन्य पक्षियों को सूचित करती है तो बाद में जो अन्य पक्षी हैं उसी का अनुकरण करने लगते हैं और उसी की आवाज निकालने का प्रयास करते हैं। परंतु इससे इस बात का पता नहीं चलता कि उन्हें खतरा किस प्राणी या पक्षी से है। तो इसे ही अव्यक्त वाक कहा जाता है। देखिएगा, जब मनुष्य बात करता है, अपनी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त करता है, तो मनुष्य की अभिव्यक्ति को व्यक्त वाक कहा जाता है। और मनुष्योत्तर प्राणी जैसे चिड़िया का जो अभिव्यक्ति का साधन है, उससे किसी चीज का खतरा हो रहा है इसकी और संकेत स्पष्ट नहीं होता, जिस कारण उसे अव्यक्त वाक कहा जाता है।
इतना क्लियर हुआ आपको? यस मैम। समझ में तो आ रहा है तीनों को भी? मैम क्या क्या समझा अभी तक, आप बताइए थोड़ा। मैम सार्थक शब्द समझा। स्टार्टिंग से लेते हैं ज्यादा, भाषा के महत्व से लेते हैं। जो आ रहा है वो बता दीजिएगा। सार्थक शब्द का मतलब जो शब्द का अर्थ निकलता हो वो। हम्म, और और कौन कौन सी चीजें आपको बताई हमने? मनुष्य इशारों से भी बात कर सकता है। हाँ, और हमने आपको ये सारी चीजें बताई, व्यक्त वाक्य के बारे में बताया, अव्यक्त वाक्य के बारे में बताया, भाषा के महत्व के बारे में बताया। जैसे भाषा का महत्व है वह दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। यदि भाषा न होती तो हमारी स्थिति भी मनुष्योत्तर प्राणियों की तरह होती। जिस प्रकार हम अपनी भाषा के द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते, ये भाषा का महत्व है। वर्तमान जगत की मनुष्य जाति को विभाजित करती है 5 मुख्य बातें, जिसमें जाति है, वंश, धर्म, संस्कृति और राष्ट्रीयता, और इन सब के मूल में भाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है बोलना या उच्चारण करना। और ध्वनियों की सार्थक क्रम की दृष्टि से यदि हम लोग कहें तो सार्थक क्रम से ही भाषा का होना, ध्वनियों का होना आवश्यक माना जाता है। क्योंकि अगर इन ध्वनि चिन्हों को या सागर शब्दों को यदि हम पलट देते हैं, गरसा या रगसा कर लेते हैं, तो ध्वनिया शब्द जो होगी वह निरर्थक ध्वनिया होगी, सार्थकता नहीं होगी। और जब सार्थकता नहीं होगी तो भाषा की समझ नहीं होगी। भाषा की समझ नहीं होगी तो मनुष्य अपने विचारों को ठीक ठाक ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा। लेकिन जब भाषा की बात चलती है तो दूसरी ओर मनुष्य कभी कभी बिना बोले भी अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकता है और वह दूसरों पर संप्रेषित कर देता है। तो जैसे अपराध करने के कारण बड़ों के सामने सिर झुकाए खड़े रहना, चौराहे पर पुलिस सिपाही का हाथों से संकेत करना, पिता का घूरती हुई आंखों से अपनी पुत्री की ओर देखना, शिक्षक का मेज पर हाथ पटकना, गार्ड का हरी झंडी दिखाना, और यह सारी जो चीजें है इसे ही इंगित भाषा कहा जाता है। परंतु मनुष्य ने अपनी भाषा में आधुनिकता निर्माण की। मानवेतर प्राणियों में यह बात दिखाई नहीं देती। आज मनुष्य के पास भाषा होने के कारण उपस्थित खतरों को भाषा के द्वारा वो व्यक्त करता है, तो उसे व्यक्तवाक कहा जाता है। परंतु मानवेतर प्राणी जैसे चिड़िया अपनी खतरों का, अपने संकटों का आभास पाकर जमीन से उठकर पेड़ पर जाकर बैठती है और चूचों की रट लगाती है, और दूसरे अन्य जो पक्षी है उसी का अनुकरण करते हैं और वैसे आवाज निकालते हैं। परंतु इससे इस बात का पता नहीं चलता कि उन्हें खतरा किस प्राणी या पक्षी से है। अतः इसे ही अव्यक्त वाक कहा जाता है। यहाँ तक हम आए हैं कि व्यक्त वाक क्या है और अव्यक्त वाक क्या है। आज भाषा का विकास हमारे सम्मुख है। अतः भाषा का महत्व मनुष्य के जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि श्वास प्रक्रिया में प्राण वायु का होना। कहा जा सकता है कि मानवीय जो ध्वनिया है, संकेत है, इसी के द्वारा मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति का एक साधन भाषा माना जाता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों पर व्यक्त करते हैं। स्थूल रूप से यदि कहा जाए तो भाषा का जो स्वरूप है वो अत्यंत व्यापक है। जितना वो व्यापक है उतना ही वह सूक्ष्म भी,
और इसीलिए उसे भाषा की परिभाषा में बांधना अत्यंत कठिन कार्य है। फिर भी अनेकानेक प्रकार के ऐसे भाषा वैज्ञानिक रहे जिन्होंने भाषा की परिभाषा को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। अब यहाँ तक भाषा का स्वरूप एवं महत्व आपका एक प्रश्न तैयार हो गया। अब समझ में आया? जी मैम। क्लियर तो हो रहा है आपको? जी जी मैम। दीपाली, उजाला? जी मैम। अरे जी यार, मैम। आप लोग बोलोगे नहीं ना तब तक मेरी समझ में नहीं आएगा। पहली चीज तो आप लोग हमारे सामने नहीं होते हो और ऐसे गूंगे का गुड़ खाकर बैठोगे आप, तो हमें कैसे पता चलेगा बेटा कि आपकी पल्ले पढ़ रही है चीज या नहीं पढ़ रही है। ऑलरेडी हम लोग 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप क्लियरली बोल दीजिएगा, ताकि हम लोग अपनी जो राइटिंग है उसे आगे बढ़ा पाए, आपके अध्यायों को कंप्लीट कर पाए, है ना? क्लियर हो रहा है आपको? यस मैम। जी मैम। वेरी गुड। दीपाली? जी मैम। केवल जी मैम कह के नहीं चलेगा बेटा, इसका आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना है। करोगे ना असाइनमेंट कंप्लीट? आपने गूगल फॉर्म भर दिए कि 24 तारीख का? नहीं मैम अभी मैम, आज भरेंगे। ओके। 24 तारीख से लेकर अब तक के गूगल फॉर्म सबको फिल करने ही है, ठीक है? यस मैम। हाँ, कंपलसरी है वो। एक तो पहली चीज है कि आपने लेक्चर्स अटेंड किए हैं, और दूसरी चीज है कि इसका प्रूफ हमारे पास नहीं है बेटा, तो इसके लिए ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है। तो आपको इतना, जितना हमने आपको भाषा के स्वरूप, महत्व के बारे में चर्चा की, वो क्लियर हो गया? यस मैम। आगे बढ़ना है। यस मैम। इस पर सवाल आए तो आप लोग लिख सकते हो क्या? हाँ मैम लिख सकते। वेरी गुड। अब चलते हैं आगे। हमारे जो भाषा विज्ञानकार हैं उन्होंने जो जो भाषा की परिभाषा कही, वह परिभाषा आपके सामने हमने रखी है। शायद उस समय में हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखी थी, याद आ रहा होगा आपको? याद आ रहा है ना? हाँ मैम। हाँ, तो उस समय में आपके सामने न थी, लेकिन अब आपके सामने है। यदि आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो सकता है कि आज का असाइनमेंट आपको ऐसा भी दे पाए। लिख लीजिए, प्रश्न लिख लीजिएगा आप। आपके असाइनमेंट का प्रश्न कुछ ऐसे होगा कि भाषा की किन्हीं 2 परिभाषाएं बताते हुए किन्हीं 2 विशेषताओं की चर्चा कीजिए। भाषा की परिभाषा बताते हुए भाषा की किन्हीं 2 विशेषताओं की चर्चा कीजिए। ये आपका प्रश्न हुआ, है ना? तो इस प्रश्न का असाइनमेंट आपको गूगल क्लासरूम पर जाकर लिखना है। पहले तो प्रश्न लिखिएगा, उसके बाद में उसका आंसर लिखिएगा, उसके नीचे आपका नाम होगा। इस प्रकार से आपको आज असाइनमेंट दिया जाएगा, ठीक है? चलिए, तो पहले जो है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। प्रश्न लिख लिए क्या आप लोगों ने? दीपाली, वैशाली? जी मैम। लिख लिया जी बेटा? मैम। हाँ, जी हाँ। आगे बढ़े ना? जी मैम। आगे बढ़े बेटा हम लोग? जी हाँ मैम। भाषा, देखिए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी क्या कहना चाहते हैं। उनका कहना है भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों पर व्यक्त करते हैं या सोचते हैं। मतलब डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भाषा को एक ऐसे साधन माना जो साधन अपने विचारों को दूसरों पर व्यक्त कर रहा है और सोचने के लिए दूसरा व्यक्ति मजबूर हो रहा है। देखिएगा कि जब हम यह कहते हैं कि मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, तो क्या करेगा आपका जो मस्तिष्क है, आपकी जो मेमोरी है, वह मेमोरी इसे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, इनको कुछ चीज देनी है। तो फिर आपकी मेमोरी, आपका मस्तिष्क उसे सोचने के लिए मजबूर कर देगा। और हमारे जो विचार है कि मुझे क्या चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, जो भी चाहिए,
तो क्या होगा, आप उसे देने के लिए लोलुप हो गए। मतलब भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों पर व्यक्त करते हैं या सोचते हैं। फिर से एक बार इस परिभाषा को आप लोग जितनी बार पढ़ोगे बेटा, उतनी बार आपका प्रश्न तैयार होगा, क्योंकि आंख बंद करते हुए हम कहना चाहेंगे कि आपको ये प्रश्न हमेशा आपकी एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब कॉलेज शुरू होने के पश्चात यदि हम लोग अपने डिपार्टमेंट में यदि कलेक्शन होगा, अब मुझे नहीं पता किया हुआ है या नहीं, तो पुराने जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो पुराने क्वेश्चन पेपर के हिसाब से यदि डिपार्टमेंट में कलेक्शन होता है तो, अदरवाइज आपको लाइब्रेरी में जाना होगा। तो लाइब्रेरी में जाकर आप आपके जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उसे उठा सकते हैं, जिसमें आप इन जो प्रश्नों की चर्चा हम बार बार क्लासरूम में करवा रहे हैं, तो ये प्रश्न निश्चित तौर पर आपको वहां पर पूछे जाते हैं। तो आंख बंद करते हुए इस टॉपिक पर आपको सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि भाषा की परिभाषाएं बताते हुए भाषा की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो पहली परिभाषा आपकी हुई डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों पर व्यक्त करते हैं या सोचते हैं। क्लियर हो गई आपको? यस मैम। लर्न हो गई? लर्न हो गई? यस मैम। क्या है बताइएगा थोड़ा। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों पर व्यक्त करते हैं या सोचते हैं। और अब बताइए, अब बताइए, अब बताइए, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की परिभाषा अब बताइए। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों पर व्यक्त करते हैं या सोचते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया उजाला। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्री बाबूराम सक्सेना। अब देखिएगा कि बाबूराम सक्सेना ने क्या कहा। तो जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे समष्टि रूप से भाषा कहा जाता है। ऐसे कौन से ध्वनि चिन्ह है कि जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य विचार विनिमय करने लग जाता है। अब देखिएगा कि जब ध्वनि चिन्ह हो गया है ना, जैसे क्लासरूम में आप लोगों की कुसर पुसर चल रही है, दीपाली की और वैशाली की, है ना। अब वो कुसर पुसर में कोई तो चर्चा चल रही है, कोई इशारों से बात कर रहा है। करते हो ना इशारों से बात आप लोग कि नहीं करते हो जब क्लासरूम में होते हो? अब तो इशारे नहीं हो सकते, लेकिन उस समय में इशारे होते हैं ना। हाँ मैम। होते हैं। जी मैम। ओके, समझ गए। समझदार लोगों को केवल इशारा काफी होता है। वैसे ही जब कोई व्यक्ति इशारा करता है, कई ध्वनि चिन्हों को आत्मसात करता है, तो मनुष्य क्या करता है, परस्पर विचार विनिमय करने के लिए बाधित हो जाता है। और जब इस प्रकार का कार्य वह करता है, तब भाषा उसका मूल साधन बन जाती है। तो बाबूराम सक्सेना ने कहा, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे समष्टि रूप से भाषा कहा जाता है। फिर से एक बार डॉक्टर श्री बाबूराम सक्सेना ने कहा, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे समष्टि रूप से भाषा कहा जाता है। फिर से एक बार, अब कौन बताएगा? तब कौन, किसी ने बताया था? उजाला ने। अब दीपाली। दीपाली सो गई क्या? नहीं मैम। हाँ तो बोलो ना। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे समष्टि रूप से भाषा कहा जाता है। आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा आज के असाइनमेंट में, भाषा की परिभाषा लिखिए। बस इतना एक ही प्रश्न देते, चलो लिखो, है ना। ऐसा प्रश्न देते गूगल क्लासरूम में, लिखिए। तो फिर ये जो परिभाषा आपको अभी बताए जा रहे हैं, यही परिभाषा आपके असाइनमेंट की होगी। हाँ बोलो दीपाली, वैशाली। हाँ बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा, आ गया ये टाइम का, रनिंग आउट ऑफ टाइम।
जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे समष्टि रूप से भाषा कहा जाता है। लर्न करते जाइएगा आप, ठीक है। अब आगे बढ़ते, डॉक्टर सरयू प्रसाद अग्रवाल जी ने क्या कहा, तो भाषा वाणी द्वारा स्वच्छंद प्रतीकों की वह रीतिबद्ध पद्धति है जिनमें मानव समाज अपने भावों का परस्पर आदान प्रदान करते हुए एक दूसरे को सहयोग देता है। देखिएगा कि सरयू प्रसाद अग्रवाल ने क्या कहा कि भाषा है तो भाषा वाणी के द्वारा स्वच्छंद प्रतीकों की वह रीतिबद्ध पद्धति है जिनमें मानव समाज अपने भावों को परस्पर आदान प्रदान करता है, और जब वो व्यक्ति परस्पर आदान प्रदान करता है तब वह एक दूसरे को सहयोग देता है। निश्चित ही सरयू प्रसाद अग्रवाल ने भाषा वाणी द्वारा स्वच्छंद प्रतीकों की वह रीतिबद्ध पद्धति है जिनमें मानव समाज अपने भावों का परस्पर आदान प्रदान करते हुए एक दूसरे को सहयोग देता है, ऐसा माना। फिर से एक बार, भाषा वाणी द्वारा स्वच्छंद प्रतीकों की वह रीतिबद्ध पद्धति है जिनमें मानव समाज अपने भावों का परस्पर आदान प्रदान करते हुए एक दूसरे को सहयोग देता है। अब हमारा जो आगे है डॉक्टर पी.डी. गुणे, बिल्कुल सिंपल सी बात उन्होंने कही, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भाव तथा विचारों का प्रकटीकरण भाषा है। फिर से एक बार आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भाव तथा विचारों का प्रकटीकरण भाषा है। फिर से एक बार, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भाव तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। अब 4 हो गई, 4 में से कौन बता पाएगा? दीपाली कितनी बता पाओगे बेटा? उजाला मैम 3। कौन कौन सी बताओ? डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी, हम्म, बाबूराव सक्सेना की हाँ, और पी.डी. गुणे की। वेरी गुड। अब हमारे आखिरी बचे जिनका नाम है डॉक्टर तिलक सिंह। ये आपको होमवर्क के लिए दिए जा रहे हैं ना, आपको हमने बताया था स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या पता नहीं इसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको रात में भी मिल सकता है, शाम तक मिल सकता है, कब मिलेगा ये पता नहीं, इसलिए हमने आपको कहा था कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये सारी जो चीजें है वह आपके असाइनमेंट में लिखनी है आज के आज। साथ ही में आपको 24 तारीख से लेकर आज तक के जितने लेक्चर्स हुए उन सभी का गूगल फॉर्म भरना है और मिलना है आपको 9:15 बजे, क्योंकि 9:15 बजे हम आपको भाषा का विकास नहीं पढ़ाएंगे बल्कि हम आपको यात्रा साहित्य के संदर्भ में चर्चा करेंगे। आज से हम लोगों का नया विषय स्टार्ट कर देंगे। बाकी की आपको लगता है कि इन लोगों ने लिया हुआ है उनको पता नहीं है, तो अभी आपके पास 8:15 बजे से लेकर 9:15 बजे तक पूरा 1 घंटा है। तब तक आप आपकी सहेलियों को भी बता दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हो कि इन्होंने कौन से विषय लिए, हम लोग नहीं जानते, इसलिए आप लोग उनको बता दीजिएगा ताकि हम आपकी जो लिंक है वह आप तक पहुंचाए और वह उस ग्रुप में भी ज्वाइन हो पाए। दूसरी चीज की ग्रुप के साथ साथ फिर आपको वो सारी जो चीजें है वहीं पर मिल जाए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, 5 हमारे हो गई। अब अपने लास्ट वाले हैं डॉक्टर तिलक सिंह। उन्होंने कहा भाषा व्यक्त तथा सार्थक, ध्यान देकर सुनिएगा, भाषा व्यक्त तथा सार्थक, उच्चारित तथा श्रोत, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जो परस्पर संबोधन में कार्य करती है। मतलब क्या करती है भाषा यहाँ पर, तो व्यक्त भी करती है और सार्थक भी करती है, उच्चारित भी करती है, मतलब बोलती भी है, सुनती भी है, सार्थकता को भी व्यक्त करती है, और यादृच्छिकता को मतलब जैसा हम चाहे वैसा, जैसा चाहते वैसा, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है
जो परस्पर संबोध्य में कार्य करती है। मतलब देखिएगा कि जब हम परस्पर संबोध्यता की बात करते हैं, एक दूसरे के साथ वार्तालाप की बात करते हैं, तो जब एक व्यक्ति उच्चारित करेगा, एक व्यक्ति बोलेगा, तभी तो नहीं दूसरा व्यक्ति सुनेगा। तो यहाँ पर डॉक्टर तिलक सिंह जी का मानना है, भाषा व्यक्ति तथा सार्थक, उच्चारित तथा श्रोत, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जो परस्पर संबोध्य में कार्य करती है। फिर से एक बार सुनिएगा, भाषा व्यक्त तथा सार्थक, उच्चारित तथा श्रोत, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जो परस्पर संबोध्य में कार्य करती है। इन शॉर्ट यदि आप लोगों को बताया जाए, फिर से एक बार यदि हम लोग चले जाए अपने भाषा के स्वरूप एवं महत्व पर, और दूसरी चीज की भाषा का स्वरूप एवं महत्व अत्यंत प्रचलित मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि भाषा आज अति जीवन का आवश्यक अंग बन गई है। परंतु अति परिचय के कारण हम उसके स्वरूप तथा महत्व को समझ नहीं पाते, और नागरिक सभ्यता के विकास में मानव जीवन का जो विकास हुआ, उसमें भाषा का असाधारण महत्व रहा। मनुष्य प्राणी तथा मनुष्योत्तर प्राणी में भिन्नता का जो लक्षण है वह केवल भाषा है। मानव की जो अनेक क्षेत्रों में प्रगति हुई, तो अनेक क्षेत्रों की प्रगति केवल भाषा के जरिए हुई, अन्यथा हमारी स्थिति मानवेतर प्राणियों की तरह होती। यदि हम विचार करें कि भाषा न होती तो हमारी स्थिति क्या होती, तो हम यूं कह सकते हैं कि मानवेतर प्राणियों की तरह ही होती। वर्तमान जगत की मनुष्य जाति को विभाजित करने वाली प्रमुख 5 बातें होती हैं: जाति, वंश, धर्म, संस्कृति, राष्ट्रीयता एवं भाषा। भाषा शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में यदि बात की जाए, तो भाषा का अर्थ होता है बोलना या उच्चारित करना, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। उच्चारित रूप ही भाषा का सहज तथा स्वाभाविक रूप होता है, क्योंकि भाषा वक्ता और श्रोता के मध्य कार्य करती है, और भाषा के लिए परस्पर संबोध्यता अति आवश्यक मानी जाती है। यदि वक्ता और श्रोता एक ही भाषा समुदाय से संबंधित है, तो एक दूसरे के विचारों के द्वारा वो समझ सकते हैं, तो वह एक भाषाभाषी कहे जाते हैं। भाषा में मौखिक ध्वनि चिन्ह उपस्थित होते हैं। भाषा में ध्वनियों के द्वारा शब्दों का निर्माण किया जाता है, और इनमें ही भाषा विकास क्रम आगे बढ़ता है। स्वर तथा व्यंजनों के द्वारा हम भाषा की रचना करते हैं, और उसी भाषा में बोलने के साथ साथ हम विचार भी किया करते हैं, और इसीलिए भाषा एक यादृच्छिक व्यवस्था कहलाती है। परंतु भाषा बोलते समय ध्वनियां सार्थक क्रम से आनी चाहिए। जब वो सार्थक क्रम से आएगी, जैसे स धन आ धन ग धन र, शब्द तैयार हुआ सागर। अगर इन्हीं ध्वनि चिन्हों को हम ग सा र कहे, र ग सा कहे, तो ध्वनिया शब्द जो होगा वह शब्द पूरी तरीके से निरर्थकता कहलाएगी। मनुष्य बिना बोले भी कभी कभी अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है, जैसे अपराध के कारण बड़ों के सामने सिर झुकाए खड़े रहना, चौराहे पर पुलिस का हाथों से संकेत करना, घूरती हुई पिता का अपनी पुत्री की ओर देखना, शिक्षक का मेज पर हाथ पटकना, गार्ड का हरी झंडी दिखाना, इसे ही चिन्ह भाषा या इंगित भाषा कहा जाता है। परंतु मनुष्य ने आज अपनी जो प्रगति की है, तो आधुनिकता के निर्माण में केवल यह प्रगति भाषा के कारण ही संभव है। आज मनुष्य के पास भाषा है, जिसके कारण उपस्थित खतरों को, संकेतों को अभिव्यक्त करता है, इसलिए उसे व्यक्तवाक कहा जाता है। लेकिन मनुष्योत्तर प्राणियों के पास अपनी अभिव्यक्ति का कोई साधन न होने के कारण, जब एक चिड़िया दाना चुगती है, खतरे का संकट पाकर वह पेड़ पर जाकर बैठती है, तब अपने खतरों को तो बता सकती है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि खतरा किस प्राणी या मनुष्य से है। और जब अभिव्यक्ति होती है, तो अव्यक्त वाक के रूप में उसे माना जाता है। अतः कहा जाता है कि मानवीय ध्वनि संकेतों द्वारा मानवीय विचारों की जो अभिव्यक्ति का साधन है, उसे भाषा कहा जाता है। और इस प्रकार के विवेचन के आधार पर हमारे विचारों की अभिव्यक्ति का एक मूल साधन भाषा है, ऐसा भी कहा जाएगा। भाषा की शुद्ध परिभाषा देना अत्यंत कठिन कार्य है, लेकिन अनेकानेक प्रकार के जो भाषा वैज्ञानिक रहे, उन्होंने उसे परिभाषित करने का सफल प्रयास